हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नितिन सिंघानिया की भारतीय कला एवं संस्कृति। इसमें चैप्टर 1 है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें वास्तुकला का मतलब क्या बता रखा है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टेक्टन से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है निर्माता या बिल्डर। अब है मूर्तिकला। मूर्तिकला स्कल्पचर शब्द होता है, प्रोटो इंडो यूरोपियन से मिलकर बना है, जिसका मूल है केल से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मोड़ना। वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच में क्या अंतर है। वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच में इसमें अंतर जो बताया गया आकार व विस्तार के हिसाब से है। वास्तुकला में होता है भवनों के डिज़ाइन निर्माण को संदर्भित करता है और जबकि मूर्तिकला त्रिआयामी रचनाएं होती हैं। और प्रयुक्त सामग्री, वास्तुकला में क्या सामग्री यूज़ की जाती है। पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है और जबकि मूर्तिकला में एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। और वास्तुकला का सिद्धांत क्या है। वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का समावेश होता है और जबकि मूर्तिकला में रचनात्मक और कल्पना का समावेश होता है। वास्तुकला के उदाहरण हैं ताजमहल, लाल किला आदि। और मूर्तिकला के हैं नटराज, नर्तकी, कांस्य मूर्ति आदि। तो भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण 3 प्रकार से है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में क्या क्या आता है। हड़प्पाई कला आती है, मौर्यकालीन कला आती है, मौर्योत्तर कला आती है, गुप्तकालीन कला आती है और दक्षिण भारतीय कला आती है। प्राचीन भारत में 5 तरह की कला है और मध्यकालीन में 2, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और आधुनिक भारत में इंडो गोथिक शैली और नवरोमन शैली। हड़प्पाई कला और वास्तुकला। ईसा पूर्व 3वीं सहस्राब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के भाग में फैल गया, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और यहाँ मूर्तियाँ, मोहरे, मृदबांध, आभूषण आदि से प्रकट होती हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ शहरी नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। सड़कों का नियोजित नेटवर्क, मकान तथा जल निकास प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का प्रभाव है। इसमें हड़प्पा में जो यहाँ की पहचान होती है हड़प्पा की, वो है मूर्ति, मोहरों और मृदबांध आभूषण आदि से प्रकट होती है। और यहाँ के जो 2 प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियाँ। हड़प्पा कहाँ पर है। वर्तमान पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है। यहाँ पर विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति भी है। लकड़ी की ओखली में गेहूँ और जौ, पासा, ताम्रतुला और दर्पण। इसके अतिरिक्त कांच से धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। अब दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये भी वर्तमान पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर किले, बृहद स्नानागार, शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर। अब धोलावीरा जो कि है गुजरात में, यह नवीनतम खोजा गया IVC शहर है। धोलावीरा जो कि है गुजरात में, विशाल पानी के कुंड, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख भी मिला है।
लोथल जो कि है गुजरात में, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाया जाता है। लोथल समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल है। गोडीवाड़ा जहाज बनाने का स्थल, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, चित्रित मृदबांध, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति। यहाँ पर 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। अब है हरियाणा। हरियाणा राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखी गढ़ी, यहाँ पे अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली है। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। रोपड़, यह है पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता तथा तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट है ये रोपड़, जो कि है पंजाब में। राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा, यहाँ पे चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी दूर और निचला नगर, अग्नि वेदिकाएं। गुजरात सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डियां का पहला वास्तविक अवशेष सुरकोटड़ा में मिला है, जो कि गुजरात में स्थित है। अब है हरियाणा में बनवाली, सूखी हुई सरस्वती नदी पर स्थित है। खिलौना हल, जो लाजवर्द, अग्नि वेदिकां, अंडाकार आकार की बस्तियां, अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यमुना के तट पर, मेरठ में। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। प्रमुख खोजों में तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं और नांद पर कपड़े की छाप है। मेहरगढ़, जो कि है पाकिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मेहरगढ़, यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं। चनहुडड़ो, भारत का लंकाशय, बिना गढ़ वाला अकेला सिंध शहर, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का उपयोग यहाँ पाया जाता है। कोट बीजी वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से तार, बैल और माँ देवी की मूर्ति खुदाई में पाई गई है। सुल्कागेंडोर आईवीसी का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। और बालू, जो कि हरियाणा में है, विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, आईवीसी का सबसे दक्षिणी स्थल कांस्य रथ सहित कांस्य की मूर्तियां यहाँ पाई गई हैं। केरल नौधोरो गुजरात में है। आईवीसी के दौरान नमक उत्पादन केंद्र है केवल नौधोरो। और कोटबाला, ये पाकिस्तान में है। यह भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। ओमान, जम्मू और कश्मीर, ये आईवीसी का सबसे उत्तरी स्थल है। आईवीसी के अन्य प्रमुख स्थलों में जो है देसलपुर गुजरात में है, पाबूमा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, शिकारपुर गुजरात में, सनौली उत्तर प्रदेश में, कुनाल हरियाणा, करनपुरा राजस्थान में, गनेरीवाला पंजाब आदि शामिल है। अब जैसे कि इसमें है उत्तर प्रदेश में आईवीसी का उत्तरी में आईवीसी का मान, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और दक्षिण में है आईवीसी शहर दाइमाबाद, दक्षिणी में दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और पूर्व में सिंधु सभ्यता का है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में है आईवीसी शहर सुल्कागेंडोर पाकिस्तान में स्थित है। अब है हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। यहाँ के नगर जो होते हैं वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित होते हैं। यहाँ के नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। और जो सड़कें होती वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उत्खनन स्थलों पर तीन प्रकार के भवन पाए गए हैं: आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। निर्माण के लिए हड़प्पाई लोग मानकीकृत आयामों वाली मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग करते थे।
भली भांति पतकी हुई ईंटों की कई परतें बिछाई जाती थी। इसे जिस्म के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। नगर दो भागों में विभाजित था, ऊंचे गढ़ जिसे दुर्ग बोला जाता था और निचला नगर, ये ऊंचा दुर्ग और निचला नगर। पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। गढ़ में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्ग के आवास थे। जो ऊंचे दुर्ग होते थे वो पश्चिमी भाग में स्थित होते थे और वहाँ उनका उपयोग अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आदि आंगन के लिए उपयोग किया जाता था, जो कि संभवतः शासकों के लिए और अभिजात वर्ग के लिए होते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत शासकों के लिए मंदिर या महल जैसे बड़े शासक थे। यहाँ पे मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत शासकों के लिए मंदिर या महल जैसे बड़े शासक थे। अन्नागार बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिकाओं सहित ऊंचे चबूतरों के साथ डिजाइन किए गए थे। हड़प्पाई नगरों की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था। यहाँ पे हड़प्पाई नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन। सार्वजनिक स्नानागारों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो के उत्खनन अवशेषों में वृहद स्नानागार थे। नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए। इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास के रूप में किया जाता था। कुछ घरों में सीढ़ियां भी थी, जिससे संकेत मिलता था कि ये 2 मंजिला भवन थे। तो निचले नगर थे उनमें जो कक्षे छोटे थे भवन छोटे कक्षे वाले भवन पाए गए। वहाँ पर सीढ़ियां भी थी, इससे संकेत था कि 2 मंजिला भवन थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। प्रत्येक घर में निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी थी। नियमित दूरियों पर मलकून या सिसपिट बनाए जाते थे। कई विद्वानों का तर्क है कि टिग्रिस, यूफ्रेट्स, दजला, फरात घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नानागार की फोटो। इस तरह के वृहद हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियाँ। हड़प्पाई मूर्तिकार चित्रीय आयामी कृतियों से व्यवहार करने में बहुत कुशल थे। सबसे अधिक मोहर, कांस्य मूर्तियाँ और मृदमान प्राप्त हुए। तो यहाँ की मूर्तियों में आता है मोहर, कांस्य मूर्तियाँ, टेराकोटा, मृदमान और आभूषण। तो पहला है मोहर। यहाँ अधिकांश मोहरें वर्गाकार है, तो वहीं त्रिकोणीय, आयताकार और वर्ताकार मोहरों के उपयोग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहर बनाने के लिए नदी तल पर पाए जाने वाले मुलायम पत्थर स्टेटाइट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। मोहर बनाने के लिए मुलायम पत्थर स्टेटाइट का ही प्रयोग करते थे यहाँ पर। लेकिन कुछ मोहरें जैसे कि अगेट, तांबा, काचाब और टेराकोटा भी मिली हैं। और सोने और हाथे दांत की मोहरें भी कुछ उदाहरण मिले हैं यहाँ पे। अधिकांश मोहर यहाँ पर जो लिपि मुद्रा लेख लिखी जाती थी मोहरों पर, वो थी चित्राक्षर लिपि, तो इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। लिपि अधिकांश दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन द्विदिशात्मक लेखन शैली वो होती जो दोनों दिशाओं से लिखी जाती है, अर्थात एक पंक्ति दाएं से बाएं तो दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं पाई गई है। मोहरों पर सामान्य पशु रूपांकन कुबरदार बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बाइसन, बकरी, मार्कोट, साकिन, मगरमच्छ आदि के हैं। मोहर पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
सामान्यतः मोहरों पर एक और पशु तथा मानव की आकृति और दूसरी ओर मुद्रालेख, तो दोनों ओर मुद्रालेख। साथ ही कुछ मोहरों पर तीसरी ओर भी मुद्रालेख मिली है। मोहरों का मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता था वह व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। एक छेद वाली कुछ मोहरें मिली है शवों से, जिसका पता चला है कि संभवतः इनका उपयोग ताबीज के रूप में किया जाता था। कुछ मोहरे का गणितीय आकृति भी मिली है, संभवतः इनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता होगा। स्वास्तिक सदृश डिजाइन वाली मोहरें भी यहाँ पाई गई हैं। कुछ मोहरों में शामिल है पशुपति की मोहर, यूनिकॉर्न मोहर आदि। अब है पशुपति की मोहर। मोहनजोदड़ो से मिली स्टेटाइट की बनी हुई मोहर है। इस मोहर में पालती मारकर बैठे मानव आकृति या देवताओं को दर्शाया गया है। पशुपति के रूप में संदर्भित इस आकृति में तीनों सिंग वाला मुकुट पहना हुआ है और चारों ओर पशु से घिरी हुई है। इस आकृति के बाईं ओर हाथी व बाघ है, तो दाईं ओर गेंडा और भैंस दिखाई देते हैं। आकृति के आसन के नीचे भी 2 हिरण दिखाई दिए गए हैं। ये काल्पनिक मैंने बताया है कि हाँ, दाएं में गेंडा भैंस है, तो बाएं में हाथी बाघ और नीचे 2 हिरण। ये इस तरह की है फोटो जो मोहर पाई गई है, पशुपति की मोहर। अब है कांस्य मूर्तियाँ। कांस्य की मूर्तियों को जो बनाया जाता था वो लुप्त मोम तकनीक की सहायता से बनाया जाता था। इस तकनीक में ये होता था कि मोम की मूर्तियों पर पहले गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था, फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता था। फिर इसके बाद जब मिट्टी सूख जाती थी तो उसमें लेपित जो मूर्ति थी वो मोम का, वो उसको गर्म करके मोम को पिघलाया जाता था। फिर एक छोटे छेद के माध्यम से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और फिर उसके अंदर पिघली हुई धातु को डाल दिया जाता था। और फिर जैसे धातु ठंडी और जम जाती थी तो मिट्टी का लेप हटा दिया जाता था, जिससे मोम की आकृति, जिस तरह मोम की आकृति थी उसी तरह धातु की आकृति तैयार हो जाती थी। मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी और कालीबंगा की कांस्य की बेल। मोहनजोदड़ो में कांस्य की नर्तकी और कालीबंगा की कांस्य का बेल वाली मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति विश्व की सबसे पुराने कांस्य की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में मिली 4 इंच की इस मूर्ति में केवल आभूषण ही पहने हुए एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसके बाएं हाथ में चूड़ियां तथा दाएं हाथ में कंगन और ताबीज पहने हुए हैं। बाएं हाथ में चूड़ियां हैं और दाएं हाथ में कंगन और ताबीज पहने हुए हैं। यह अपने कूल्हे पर दाहिने हाथ रखे हुए त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। ये इस तरह की मूर्ति है, कांस्य की नर्तकी मूर्ति। अब है टेराकोटा। टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता था। कांसे की मूर्तियां अधिक मिली हैं, लेकिन टेराकोटा की मूर्तियां थोड़ी कम संख्या में पाई गई हैं। इसे पिंचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता था। यह अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा के स्थलों में मिली है। मातृ देवी की मूर्ति, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौना आदि इसके उदाहरण हैं। हमें मातृ देवी की मूर्ति, यह उन्नत वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठहार से सज्जित एक खड़ी महिला की मूर्ति है। यह धोती, कटिवस्त्र और करधनी पहने हुए है। इसने पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है। चेहरे के रूपांकन को भी बहुत अनगढ़ ढंग से दिखाया गया है तथा इसमें कुशलता का अभाव है। संभवतः इसकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती थी। यह उर्वरता की देवी रही होगी। अब दाढ़ी वाले पुजारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है यह मूर्ति और स्टेटाइट की बनी हुई है। यह अर्ध प्रतिमा है, मतलब शरीर का ऊपर हिस्सा ही है। यह तिब्बतीय ट्रेफोइन पैटर्न वाली शॉल में लिपटी एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। इसकी आंखें लंबी और आधी बंद है, जैसे कि वह एक ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है। हमें पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति, यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस धड़ की दिशा आगे की ओर है। इसके कंधे अच्छी तरह से पके हुए हैं और पेट निकला हुआ है। संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र है। ये है जो अभी देवी की मूर्ति बताई गई है, और ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और ये है पुरुष धड़ की मूर्ति।
अब है मृदबांध। मृदबांध दो प्रकार के पाए गए यहाँ पे, सादे मृदबांध और चित्रित। चित्रित मृदबांधों को लाल व काले मृदबांधों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि के रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और इसके ऊपर चमकदार काले रंग का प्रयोग इसकी डिजाइन और आकृतियाँ बनाने के लिए किया जाता था लाल रंग के ऊपर। अधिकांश मृदबांधों में से चाक पर बनाए गए मृदबांध अति उत्तम है। इसके साथ ही कुछ हाथ से बने थे। मृदबांधों का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। किस किस के लिए किया जाता था? श्राद्ध मृदबांधों का उपयोग अनाज और पानी के भंडारण के लिए, जैसे घरेलू उपयोग के लिए, और छोटे पात्रों का सजावटी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था। और जो तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेद होते थे, उन मृदबांधों का उपयोग शराब उलटने के लिए किया जाता था। अब है आभूषण। हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसे विविधतापूर्ण सामग्री का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियों जैसे आभूषण पहनते थे। करधनी, झुमके और पायल केवल महिला ही पहनती थी। कौर्निया, नीलम, क्वार्ट, स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे। यह चंद हुडड़ों और लोथल में मिले कारखानों से स्पष्ट है। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उस समय के लोग फैशन के प्रति सजग थे। और ये है मृदबांध, 2 तरह के, जैसे ये छिद्र वाला, ये मृदबांधों की। इसमें तो हमने इसमें पढ़ा है प्राचीन सभ्यता में हड़प्पाई कला। तो अब अगली जो कला आएगी मौर्यकालीन और मौर्योत्तर कला हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में।